Class 7th CBSE. Today we will be taking the topic feeding and digestion in amoeba from the chapter Nutrition in Animals, that is chapter number 2 of the NCERT. In the previous classes we discussed about the digestive system of ruminants or the grass eating animals, example cow, buffaloes, and also the human digestive system and the alimentary canal and the parts of the alimentary canal and the food which goes into those parts. Today we will be discussing about the digestion and feeding mode in single celled or unicellular organisms like amoeba. Before starting to this topic, I would like to introduce certain new words for you. ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी जीवित चीज़ जो कि सबसे छोटी यूनिट या इकाई दैट इज सेल से बनी है। ऑर्गेनिज्म का मतलब या तो वो प्लांट है, लिविंग का मतलब जिसके अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा जो चीज़ें हैं जो इनसे डिस्टिंग्विश करती हैं वो मौजूद हैं। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स यू मस्ट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. So organism is the term which is used for all the living things which are made up of cell. Cell is the basic structural and functional unit of life, and anything which is made up of cell can be called as an organism, and the thing or the organism which is living can be dead when the life does not exist in the body. In the body का मतलब जो सेल हैं, जो सेल्स बनाकर जो जुड़ करके उस बॉडी को बनाते हैं, उस बॉडी के सेल्स में अब एनर्जी नहीं रही। एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? एनर्जी हमने कल डिस्कस किया था कि एनर्जी जो है बॉडी में एटीपीज के फॉर्म में बनती है। एटीपीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कल हमने पढ़ा था। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ द करेंसी ऑफ द सेल। जब भी प्रेजेंस में खाने का कॉम्प्लेक्स पार्ट ब्रेक किया जाता है सिंपलर या सॉल्युबल फॉर्म में, सो एज टू प्रोड्यूस दिस एनर्जी। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, एंड एटीपीज जो है वो बनते कहाँ हैं? सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर किस पार्ट में बनते हैं? कौन सा ऐसा पार्ट है जो सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है? एंड दैट पार्ट इनसाइड द सेल which produces energy is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स, हार्ट, किडनी एक्सेट्रा पार्ट्स हैं, वैसे ही सेल के अंदर, हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर छोटे छोटे और पार्ट्स हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स या सेल टाइनी लिटिल ऑर्गन्स कहते हैं। उसमें से एक ऑर्गन है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो ऑर्गेनिज्म जब लिविंग है तो मतलब उसके सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन ले रहा है और एनर्जी बना रहा है एटीपीज के फॉर्म में। When the cell dies, the mitochondria gives further energy, and then the cell is said to be non-living or dead. Okay, so organism of that is made up of cell is known as an organism. अब वो सेल लिविंग है या डेड है वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी बना रहा है तो वो लिविंग है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम होगी, जब बनेगी तो कंज्यूम होगी। और सेल के अंदर जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, वैसे ही ब्रेन क्या करता है? हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वैसे ही सेल के पास उसका ब्रेन है या कंट्रोल सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस, इट्स
द ब्रेन और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, द न्यूक्लियस। सेल के अंदर का वो भाग जो सेल की और अलग या डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करे, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इट्स स्ट्रक्चर, इट्स जस्ट एक आपको एक डायग्राम बनानी जिसमें सेल का डिस्क्रिप्शन है, लाइक ए सेल विच इज़ हैविंग द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन, द लेयर दैट envelops the internal organelles or organs of the cell. Nucleus is the largest cell organelle. इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे आपको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बताया। इसके अलावा भी अभी माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट लेयर, जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है, स्किन भी सेल से मिलके बनी है। उन सेल्स का नाम अलग अलग है, वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब एक जैसे दिखने वाले और एक जैसा काम करने वाले सेल्स एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और उस ग्रुप को कहते हैं टिश्यू। ओके, तो अभी सेल मेम्ब्रेन समझ में आया, न्यूक्लियस समझ में आया, इट्स द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सारे और फंक्शंस को रेगुलेट करता है ये। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विड, जो कि सेल के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, एंड दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड इनसाइड द सेल, इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के 3 मेन पार्ट्स आपको बताया। पहला आपको बताया सेल मेम्ब्रेन, दूसरा बताया साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स लिक्विड। दैट मीन्स कि द लिक्विड ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। एंड द थर्ड मोस्ट important part of the cell is nucleus. It's also called the control center or the brain of the cell because it regulates different functions occurring inside the cell. सेल के अंदर के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स या सेल के छोटे पार्ट्स, उसका एक एग्जाम्पल दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो भाग है सेल का जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी फॉर्म करता है एटीपीज के फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये करेंसी के रूप में समझ लो, जैसे हम रुपए खर्च करते हैं कोई भी सामान लेने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर में एटीपीज खर्च होती हैं कोई भी काम करने के लिए, क्योंकि काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी का मतलब है एटीपी खर्च करो और काम कर लो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी फॉर्म करता है। एटीपी क्या है? एनर्जी। इसी को खर्च करते हैं जब हमें कोई काम करना होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल की बॉडी पे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड है साइटोप्लाज्म नाम का। इसके अंदर कंट्रोल सेंटर है, दैट इज़ न्यूक्लियस, that controls other different activities of the cell. Okay, this topic is clear कि जो इतना चीज़ है, इतना स्ट्रक्चर आप समझ गए। ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ सेल कैन बी कॉल्ड एज एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जो भी लिविंग है वो सेल से बना है और उसे हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, चाहे वो एक सेल से बना हो चाहे वो कई सेल से मिलके बना हो। फाइन, सो those organisms who are made from single cell, उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और जो दो से अधिक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर मतलब समझ गए आप, एक सेल से बना हुआ जीव या ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी इज ऑल्सो नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो 2 या 2 से अधिक से बना है उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ऑर्गेनिज्म का मतलब जो भी चीज़ लिविंग है। ठीक है, जो डेड है वो कभी लिविंग थी, लेकिन जो नॉन लिविंग है उसमें कभी भी लाइफ ही नहीं थी। ओके, लाइफ क्या है? लाइफ इज समथिंग like that is distinguishing the living from the non-living and dead. It's the characteristics which distinguish the living and non-living things. Okay, life का मतलब जो कि टेबल, चेयर या फैन या सॉइल या एयर या वाटर में नहीं है। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, बट लाइफ
इज़ नॉट लाइक कि पानी अपने आप से बढ़ रहा है या उसको खाना चाहिए या वो मूव कर रहा है. दैट इज़ लाइक मूविंग करंट. एवरीथिंग इज़ लाइक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ सन ऑन द अर्थ. तो लाइफ एक तरीके से आप कह लो इट्स द स्टेट मतलब फॉर्म या कंडीशन ऑफ बीइंग, मतलब होने की वो अवस्था. लाइफ इज द स्टेट ऑफ बीइंग. बीइंग मतलब ऐसा है, ऐसा होना. दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम द नॉन लिविंग एंड डेड, फ्रॉम द नॉन लिविंग एंड डेड. ठीक है. लाइफ is the state of being that distinguishes from the non-living and dead. होने की ऐसी अवस्था, मतलब हमारे पास ऐसी क्या कंडीशन है जो कि हमें नॉन लिविंग या डेड से अलग करती है, उसे हम लाइफ कहते हैं. ओके. सो एनी ऑर्गेनिज्म विच हैव लाइफ is made up of cell having different life functions like life processes. की इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या लाइफ प्रोसेसेस फंक्शन कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं. पहली बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की आप कुछ एग्जांपल्स जान लीजिए. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो एक सेल से बने हैं और सेल बहुत छोटा होता है. सो टाइनी, सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर अनएडेड और नेकेड आई. नेकेड या अनएडेड का मतलब है कि हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते जब तक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट ना हो, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप. एंड विदाउट दिस आवर आइज आर नेकेड और अनएडेड. ठीक है. चश्मा लगा के भी आप सेल्स को नहीं देख सकते. जिस सेल को आप चश्मा लगा के या बिना चश्मे के देख सकते हो वो होता है एग. एग जो है वो सिंगल सेल्ड है और उस सेल को आप अपनी आँखों से देख सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के. ओके. तो उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हम नहीं देख पाते हैं लेकिन वो हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट हैं, उनमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक फंजाई, प्रोटोजोआ और सब जानते हैं इसे वायरस. ये सब ऐसे हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के, बट ये सभी प्रेजेंट हर जगह होते हैं. और जो हर जगह प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर. ओके. This is the term which is used for those which are present everywhere around us. And these are the microorganisms. Micro means tiny, organism मतलब living, tiny living organism. They may be unicellular as well as multicellular. ये categories हैं, major 5 categories of microorganisms जो कि हमारे सराउंडिंग्स में मिलते हैं. जैसे बैक्टीरिया है, ये यूनिसेलुलर होता है हमेशा. एल्गी है, फंजाई है, ये दोनों के पास एक आशीर्वाद है जो कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं. प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है. वायरसेस के पास अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इसके पास अपना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ये बॉडी कोई भी ह्यूमन या एनिमल या प्लांट की बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग एक्ट करेगा, और जब उस बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो ये लिविंग हो जाएगा उस बॉडी के सेल्स में मल्टीप्लाई करके. ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. बस आज मुझे ये इंट्रोड्यूस करना था बिकॉज यू विल बी रीडिंग अबाउट द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. एंड अमीबा इज अ काइंड ऑफ प्रोटोजोआ. एंड प्रोटोजोआ का मतलब है, जैसा कि आपने ये जाना कि ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. दे कैन बी प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है. प्लांट मतलब इसके पास क्या होगा, ये कैसा है, ये ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद बना लेता है, ये तो आप जानते हो. तो इसका
जो एक मेन कैरेक्टर है दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि यही है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स की। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स के पास क्लोरोफिल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी जाए तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, तो इनमें भी इन्हीं दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि मतलब कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, क्योंकि पृथ्वी पे 2 ही प्रकार के जीव हैं, या तो वो खुद खाना बना सकते हैं या तो इनका बना हुआ खाना खाएंगे या उन्हें खाएंगे जो इन्हें खाते हैं। ओके, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये आपने पढ़ा है। और जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया कंटेन्स क्लोरोफिल, algae contains chlorophyll, that means they are showing plant like characteristic. Fungi do not contain chlorophyll, still it shows certain characteristics like plants. It's neither an animal nor a plant. You cannot put fungi into any one category amongst plant or animal. It shows mixed category. Okay, देन कम्स प्रोटोजोआ। इनके बारे में हम फर्दर क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे और आगे भी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल होगा। इनके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे। ये तो आपको मेजर काइंड्स बताएंगे। काइंड्स का मतलब जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो मेजर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और ये सब्जेक्ट्स मेन है। और इनके बाद आपको पता चलता है कि सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आता है आपका सोशल साइंस में। आपने पढ़ा इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 1 मतलब लिटरेचर, इंग्लिश 2 मतलब ग्रामर, तो मतलब सब पार्ट्स आए। तो ये मेजर काइंड्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की तरह। इनके और काइंड्स हैं और उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनसे आप उन्हें डिफाइन कर पाओगे कि वो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं या एनिमल लाइक। सो हेयर कम्स द प्रोटोजोआ। इट्स कम्प्लीटली an animal because it does not have chlorophyll and is always showing the mode of heterotrophic. Heterotrophic मतलब dependent upon others for their nutrition. This category of organisms contain all the organisms that are dependent upon others for their nutrition. प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल आपका आया अमीबा। के अंदर क्या चलता होगा, क्या लाइफ फंक्शंस होते हैं, क्या उसे खाना चाहिए होगा, हाँ चाहिए होगा, क्या उसको रेस्पायर करना होगा, हाँ करना होगा, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकेगा, हाँ कर सकेगा, क्या वो एक्सक्रीट कर सकेगा, हाँ कर सकेगा। बिल्कुल जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, डेवलप होता है, रिप्रोड्यूस करता है, फीड करता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसे, एक्सक्रीट करता है या डाइजेशन भी होता है। जैसे लाइक प्लांट में डाइजेशन होता है कि नहीं होता? प्लांट में डाइजेशन कैसे होगा? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड एंड दे आर यूटिलाइजिंग इट फॉर देयर ग्रोथ। मतलब जैसे फल कब आते हैं? जब फूल बनते हैं। फूल बनने के बाद उसका फल बनता है ना। ये चीज़ें आप धीरे धीरे आसपास कहीं ना कहीं नोटिस करते होगे अपने, लेकिन जब आप इसकी स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा वास्ट है, कितना डिटेल्ड है और इसके अंदर कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं जो कि नेचर ने ही प्रोवाइड करी हैं। जस्ट टू फॉर्म अ बैलेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट्स द साइकिल विच कीप्स ऑन मूविंग। लाइक प्लांट को जो चाहिए वो एनिमल उसे देता है और जो एनिमल को चाहिए वो प्लांट उसे देता है। इट्स लाइक द साइकिल। एंड उसी तरीके से वाटर साइकिल, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन जो कि सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ाता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, वो आप पढ़ते जाओगे। ओके, अब बात आई अमीबा की। अमीबा इज़ अ प्रोटोजोआ इज़ एन एनिमल विच शोज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक हेट्रोट्रॉफिक। ओके, अमीबा एक सेल से बना, दैट मीन्स कि इट्स एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ सारे यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा अमीबा के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ट्रिपैनोसोमा, बहुत तरीके के प्रोटोजोआज हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इसके बारे में, बिकॉज यू आर हैविंग वन टॉपिक आर्टिकल 2.4 दैट्स फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। इसे आप रीड करोगे तो इस यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ या इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इसके फीडिंग और इसके डाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, लेट्स रीड इट। Amoeba is a microscopic single-celled organism
फाउंड इन पॉन्ड वाटर। ओके, तालाब के पानी में ये पाया जाता है। तालाब का पानी मतलब गंदा पानी। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। ये वैक्यूल जो नाम आया बेटा, वो नाम मतलब समझ जाओ कि ये सेल ऑर्गेनल है। आप जब फिगर देखोगे, फिगर 2.10, इसमें एक बॉडी बनी है जो कि आउटर मोस्ट लेयर दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। आई टोल्ड यू सेल के पास 3 मेन components हैं या 3 मेन पार्ट्स हैं। वन इज सेल मेम्ब्रेन, अनदर वन इज द सेल liquid that is called cytoplasm. It is given in the book. After it is written, amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles. ये vacuoles cell organelle है in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. अपना आकार एवं अपनी जगह निरंतर बदलती रहती है। अमीबा अपनी जगह और आकार बदलती रहती है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। हाँ, ये सिर्फ पॉन्ड वाटर में पाई जाती है, मतलब ये गंदी जगह पे पाई जाती है जहाँ गंदा पानी हो सकता है। इट्स हार्मफुल, यू नो। अमीबा जो है कई सारी बीमारियाँ भी पैदा करते हैं। यू नो व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि गड़बड़ खाना खा लिया और पेट में कुछ गड़बड़ी हो गई और तबीयत ख़राब। ठीक है, तो वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो आप कभी समोसा खाने गए, समोसे की दुकान के पास में बाहर एक नाला था, उस नाले पे बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई थी। ठीक है, तो यू नो दैट हाउस फ्लाइज जो मक्खियाँ होती हैं, दीज आर वेरी यू नो वेरी ईजी एंड वेरी वेरी ऑफनली दे कैरी सर्टेन डिजीज कॉजिंग पैथोजन। पैथोजन का मतलब माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो वो जो शॉप थी, शॉप के बाहर जो एक नाला था जिस पे बहुत सारी गंदगियां थी, उस पे एक मक्खी बैठी और उस मक्खी ने फ्लाई करके आपके अच्छे से प्यारे से समोसे पे जो सॉस पड़ा है उसके ऊपर आकर के जंप कर दिया। आपने फूंक मारा और वो खा लिया, और उस मक्खी की बॉडी पे उस नाले के पानी से बहुत सारे जर्म्स या माइक्रोब्स लाइक अमीबा या बहुत तरीके की बैक्टीरिया फंजाई सब हो। was very tasty once while you ate, and then during your sleep or sometimes like घर आते ही आपको कुछ अजीब अजीब फील होने लगा और पता चला कि उस तरीके से गंदगी के अंदर जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु थे या जर्म्स थे वो आपने समोसे के थ्रू खा लिए और आप बीमार पड़ गए। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। कभी ऐसा ना हो, लेकिन जब एग्जाम्पल आपको कभी किसी और का दिखता है तो उसमें यही होता है कि फूड पॉइजनिंग, इसने गंदा खाना खाया हुआ है, इसीलिए बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश खाना घर पे अच्छे से बनाओ, खाओ, हेल्दी रहता है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था। इस तरीके के पॉन्ड वाटर में अमीबा जैसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जगह मतलब उस जैसे फंगस लग जाता है, टिफ़िन में आप छोड़ देते हो खाना कभी गलती से, तो उसके जब 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आप उसको खोलते हो तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है एंड देयर आर सर्टेन वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज फंगस। फंगस मीन्स फंजाई। ठीक, और वो कैसे आया, ब्रेड के ऊपर कैसे लग गया, जबकि डिब्बा तो बंद था। वो कहीं पे भी प्रेजेंट। आई टोल्ड यू दोज ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। दे आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो, दे आर प्रेजेंट ओवर आवर बॉडी, ओवर आवर क्लोथ्स, ऑन हैंड्स, एवरीवेयर। ठीक है, वो दिखते नहीं हैं बट होते हैं। ये हमारी बॉडी की खुद की डिफेंस पावर होती है। खुद की डिफेंस पावर का मतलब जो हमारे को डिजीजेस या इन्फेक्शन से बचाती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी इज समथिंग विच कैन बी डिफाइंड एज द नेचुरल पावर ऑफ डिफेंस। ओके, नेचुरल पावर ऑफ डिफेंस जो कि डिफेंसिव है और कैसे मिली है नेचुरली। द नेचुरल पावर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिजीजेस और इन्फेक्शंस इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये सबके पास होती है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। ओके, तो जिसके पास कम होगी वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, और जिसके पास अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, जो
बढ़िया हेल्दी खाना खाते हैं, जो बहुत सारी सब्जियां और फल खाते हैं, बाहर की ऊट पटांग चीज़ें अवॉइड करते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो फाइटर सेल्स होते हैं, वो सोल्जर सेल्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, जो कि इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं. ओके, सो आफ्टर इट पुशेस आउट वन. हाँ, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की बात हुई. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब जो अमीबा की बॉडी है बेटा, वो एक ही सेल से बनी है, और उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लाइक उसकी बॉडी, कंप्लीट बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, मतलब फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स बनाता है, जो कि उसकी बॉडी को मूव कराने में हेल्प करती हैं, आगे मूव कराने में हेल्प करती हैं. और जब उसको फूड पार्टिकल दिखता है, एज आई टोल्ड, दिस इज यूनिसेलुलर एंड दिस इज एनिमल, बिलोंग्स टू द प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी. ओके, सिर्फ नाम है नॉर्मल, आप कभी आगे पढ़ोगे तो उसको और फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, इनकी बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ होती हैं. फाइन, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आगे बनते हैं. इसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, बिकॉज फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. जैसे ही उसको कोई फूड पार्टिकल दिखा, देखो फिगर 2.10 में फूड पार्टिकल इंजेशन लिखा हुआ है. इंजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डाइट विच इज द टेक फूड इनसाइड द बॉडी. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म हुए अमीबा की बॉडी से, उन्होंने फूड पार्टिकल को कैप्चर किया. सेकंड स्टेप, इसको स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, या सिंगल बोलेंगे स्यूडोपोडियम. देखो अमीबा की बॉडी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, that is regulating other activities of the cell. Okay, and when the food particle is taken inside the body, it gets digested by the digestive enzymes secreted inside the body of the organism. and जब ये खाना अंदर आके यूटिलाइज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एनर्जी फॉर्म कर लेता है, तो अब उसका जो वेस्ट पार्टिकल है, दैट वेस्ट इज इजेस्टेड आउट ऑफ द बॉडी. उसी की बॉडी के सरफेस से, मतलब उसकी सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है और वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है, एंड वो वापस बन जाता है. इस तरीके से इसका लाइक फीडिंग का मतलब ये कैसे खाने को कैप्चर करता है अपने यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर, और वो कैसे डाइजेस्ट करता है. फूड वैक्यूल नाम, वैक्यूल का मतलब एक खाली थैला. ओके, वैक्यूल इज द सेल ऑर्गेनल दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विच is taken inside the body by ingestion in this organism like amoeba. इजेशन भी हो गया. फिर आगे इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे जब, तो आप देखोगे अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ये और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है. When it senses food, it pushes out the pseudopodia, that's the false feet, around the food particle and engulf मतलब ले जाना अपने अंदर बॉडी में. Engulfs it. The food becomes trapped in the food vacuole. Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Very easy. ये आपने humans में भी पढ़ा. Gradually the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. मल्टीप्लिकेशन जो टर्म आया है, ये बॉडी का लाइक जो अमीबा की बॉडी है उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताता है. रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है या लाइफ फंक्शन है जिसके थ्रू जो भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं वो अपने ही एक जैसे को आगे प्रोड्यूस कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक अस, हमारे पेरेंट्स ने हमें पैदा किया, हम क्या हैं, ह्यूमन बींग्स. ठीक है, डॉग्स, कैट्स, ये सब अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं. दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. उसी का है मल्टीप्लिकेशन की. जो सिंगल सेल है उसके मेल और फीमेल मतलब मदर या फादर तो नहीं होंगे, तो वो बॉडी कैसे अपना बनाता है वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू मतलब बचा हुआ residue of the food is expelled outside the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. Okay, आप जितना अभी आज आपने पढ़ा है एक टॉपिक, और जो टॉपिक पे हमने आपको सारे ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट और एनिमल, जो सेल है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया लाइक, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ATPs बनती हैं, दैट इज़ द एनर्जी, एंड ATP इज़ द करेंसी ऑफ द सेल. सेल के आपको मैंने पार्ट्स बताया जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स भी है.
मौजूद। न्यूक्लियस का काम इज़ कंट्रोलिंग और रेगुलेशन ऑफ द फंक्शंस इनसाइड द सेल, एंड देयर आर 2 या 2 से अधिक सेल से बनने वाले को मल्टी सेलुलर कहेंगे। आपको हमने ये भी बताया कि लाइफ क्या है। लाइफ इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब होने की ऐसी कंडीशन या होने की ऐसी अवस्था जो हमें निर्जीव या मृत चीज़ों से भिन्न बताती है। ओके, हिंदी में भी बताया आपको मैंने कि लाइफ इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग, होने की ऐसी अवस्था, कंडीशन ऑफ बीइंग, समथिंग लाइक किस फॉर्म में है लाइफ, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या फॉर्म है, स्टेट ऑफ बीइंग, होने का क्या फॉर्म है लाइफ का, मतलब ऐसा फॉर्म जो मृत या मृत मतलब डेड या नॉन लिविंग, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग चीज़ों से अलग बताती है, उसे हम लाइफ कहते हैं। एंड लाइफ इज़ प्रेजेंट इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी ऑल्सो केम टू नो अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी टाइनी और विच कैन नॉट बी सीन थ्रू अवर अनएडेड और नेकेड आई। एड का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कुछ देख पा रहे हो या कुछ लाइक टेस्ट कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कुछ रिजल्ट पाते हैं। और अनएडेड का मतलब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नेकेड का मतलब खुली आंखों से आप उसको नहीं देख सकते जब तक आपके पास माइक्रोस्कोप ना हो। और कौन सी चीज़ आप माइक्रोस्कोप के बिना देख सकते हो, कौन सा सिंगल सेल देख सकते हो, एग, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में द लार्जेस्ट एग इज़ ऑफ ऑस्ट्रिच, so that means that the largest cell which can be seen through our naked eye is ostrich's egg। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा सेल है, सिंगल सेल, जो हम अपनी आँखों से, हम अपनी नेकेड आँखों से देख सकते हैं। उसके लिए हमें कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड वी केम टू नो दैट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, सो दे आर कॉल्ड एज ओमनी प्रेजेंट, द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस। प्रोटोजोआ का हाईलाइट किया मैंने टॉपिक, जो कि यूनिसेलुलर है और ये होता है हमेशा एनिमल, मतलब हेट्रोट्रॉफ। उसका आपने एग्जांपल आज डिस्कस किया 2.4 पे, दैट इज़ अमीबा। एंड अमीबा के बाद मैंने आपको अमीबा में फीडिंग एंड डाइजेशन वो आपने आज पढ़ा। एंड दिस मेक्स दिस कंप्लीट। The chapter 2.2 is complete. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 are done. And एक बार क्विक रिवीजन करते हैं दोनों चैप्टर्स का मिला के, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। छोटे सा टॉपिक जो कि आप कंटेंट में देखोगे, चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ न्यूट्रिशन in plants and chapter number 2 that is nutrition in animals. Before going to the pages, let us revise that what is nutrition. Nutrition is the term which is used for taking in food and utilizing it to form energy. Whether it is a plant or an animal, इन दोनों को अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स का मतलब द कॉम्पोनेंट्स और द पार्ट्स ऑफ फूड। ओके, सो इनके न्यूट्रिशन के मोड्स क्या हैं? एज यू ऑल नो, ग्रीन प्लांट्स मतलब क्लोरोफिल होता है जिसके पास, उन्हें हरा पेड़ पौधा कहते हैं, और उसे ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना लेता है। हेट्रोट्रॉफ मतलब जो डिपेंडेंट है किसी और पे अपने न्यूट्रिशन के लिए। आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया। उसके बाद आपने फोटोसिंथेसिस, वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स खाना बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, वो भी पढ़ लिया। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स मतलब क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, दैट इज़ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि भाई स्टोमेटा जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, और एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, और वो क्या करता है, और जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, वो सनलाइट जब अर्थ पे फर्स्ट टाइम फॉल की, मतलब जो सोलर एनर्जी थी वो जब अर्थ पे आई तो उसको हमारे लिए या लाइफ के लिए अर्थ पे यूटिलाइज फॉर्म में क्या होता है, दैट सोलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एंड केमिकल एनर्जी बनने के बाद जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, दैट इज ग्लूकोज। एनीथिंग which taste sweet in our food is due to the presence of this particular nutrient called as carbohydrate.
CHO कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर. ओके, आफ्टर दिस वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, जिसमें फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स ये सब पढ़ा था. और उसके बाद आपने हेटेरोट्रॉफिक मोड में पैरासाइट और होस्ट के बारे में पढ़ा. ठीक है, होस्ट और पैरासाइट ये दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है और अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है. और उसके बाद आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी पढ़े कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जबकि उनके पास क्लोरोफिल है लेकिन कुछ एलिमेंट्स की कमी होने की. पिक्चर प्लांट हॉस्टोरिया, ठीक है, ये इसमें दिया नहीं बट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड हॉस्टोरिया, और वो लिड बंद हो जाता है और सैक में, उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं और वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं. यू ऑल्सो स्टडीड अबाउट सैप्रोट्रॉफ. सैप्रोट्रॉफ मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मरे हुई पेड़ की पत्तियाँ या पेड़ के पार्ट्स या एनिमल्स के रिमेन्स उनको अपना भोजन बनाती हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन पाते हैं. और सैप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. देखो, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, फंजाई, इन सब का नाम आपने इधर ही पढ़ा. और इसमें आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन. दैट सिम्बायोसिस is forming lichen which is made from algae and fungi. Algae provides food and fungus provide water and shelter to algae. इसी के साथ आपने फर्टिलाइजर्स के बारे में जाना जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एक्सेट्रा आपने जाना कि क्या हैं ये एलिमेंट्स जो कि मिट्टी में ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. And after this you also read about the nitrogen fixing compounds and nitrogen fixing bacteria known as rhizobium. राइजोबियम एक बैक्टीरिया है. देखो ये यूज़फुल हो गई जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ कर सकें उस फॉर्म में कन्वर्ट करके देती है और प्लांट के लिए यूज़फुल नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करती है. दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज. दीज आर प्रेजेंट in a symbiotic relationship on the leguminous root nodules. leguminous का मतलब legumes plant होते हैं, उनके roots पे root nodules मतलब गांठें प्रेजेंट होती हैं जिस पर ये बैक्टीरिया फीड करती हैं और अपना न्यूट्रिशन पाती हैं. और इस तरीके से आपका legumes मीन्स पल्सेस वगैरह इन पे आते हैं. आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ. इसमें आपके कीवर्ड्स थे, आपने व्हाट यू हैव लर्नड में इसकी समरी पढ़ी, जो एक्सरसाइजेस थे वो भी आपने सॉल्व किए. आई गेस इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आई थी. और 2 चैप्टर जो है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये अभी हमने स्टार्टिंग में भी रिवाइज किया जिसमें कि आपने टेकिंग फूड मतलब डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, खाना किस तरीके से लिया जाता है बाय डिफरेंट एनिमल्स. एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द पार्ट्स, दैट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं वो पढ़े. डाइजेशन क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल इनटू सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जिसमें आपने ग्लैंड्स के बारे में भी जाना. सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा दैट कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज सलाइवरी अमाइलेज that helps in the digestion of complex carbohydrate that is starch. The digestion starts from the mouth itself. इसके साथ में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं एक मस्कुलर ऑर्गन के ऊपर जिसे हम टंग कहते हैं. और हमारे माउथ में 2 प्रकार के डाइजेशन होते हैं जो कि पहला होता है टीथ की हेल्प से जिसे हम फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. दूसरा होता है सलाइवा के अंदर एंजाइम से जो कि हमारे जीभ के नीचे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड. वहाँ से तो पहला मैकेनिकल या फिजिकल और दूसरा केमिकल डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो गया. उसके बाद पेरिस्टाल्सिस के थ्रू ईसोफेगस से खाना पहुंचा स्टमक में जहां उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होकर के वो काइम बनता है 2 से 5 घंटे में. लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस which gets stored in the part called gallbladder. Liver is helpful in the breaking up of fat particles into fatty acids and glycerol. प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है एंजाइम्स के थ्रू और प्रोटीन्स जो उनके स्मॉलर यूनिट्स हैं वो होते हैं अमीनो एसिड्स. इस तरीके से डाइजेशन स्टार्ट होता है पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. दीज विलस या विलाय
are like increasing the surface area for better absorption of food. लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर है लेकिन शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जिसमें कि एसिमिलेशन होता है एब्जॉर्ब फूड का, मतलब एब्जॉर्ब फूड से अब खाना बनाया जाए, एनर्जी बनाई जाए। ठीक है, इसके आपके डाइजेशन के आपके 5 स्टेप्स, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। कुछ टेस्ट हैं जिसमें स्टार्च का टेस्ट है, आयोडीन सोल्यूशन से किया जाता है, और आपके पास इसमें सारे पार्ट्स हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर एक चीज़ को आप रीड करोगे, बहुत ही ईजी है। लास्ट टॉपिक आपने जो पढ़ा, सेकेंड लास्ट टॉपिक 2.3 पे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब कि रूमिनेंट्स का मतलब जो कि ग्रास ईटिंग हो, और रूमन सबसे पहला पार्ट जिसमें कि खाना पार्शली डाइजेस्टेड होता है और उसे कड कहते हैं, वो वापस से माउथ पर रिटर्न होता है, और फिर वो द च्यूइंग एंड चर्निंग ऑफ फूड इज़ कॉल्ड मैस्टिकेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, मतलब सेल्यूलोज का डाइजेशन हमें नहीं होता क्योंकि हमारे पास सीकम नहीं और वो बैक्टीरिया नहीं जो कि उस सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, and that is like present in plants which is formed due to the deposition of many sugar molecules, मतलब complex carbohydrate। ठीक है, वो हमसे हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है, वो एंजाइम नहीं है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स के पास होता है इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद आपने फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपने फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया के बारे में पढ़ा। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ या एनिमल है जो कि अपने सिंगल सेल्ड बॉडी में डाइजेशन और फीडिंग कैसे करता है स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट के थ्रू, इसका मूवमेंट और फूड का कैप्चर होना, जिसके लिए फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ, और फूड वैक्यूल इज देन इजेस्टेड आउट when the food gets digested by the enzymes or juices inside the body of organism। and keywords, amino acids, smaller unit है protein का, absorption, the process of absorbing the food, the complex food particles which is now in the soluble form, amoeba unicellular heterotroph। assimilation, it is the utilization of the absorbed food to fat का breakdown करता है smaller particles में। इस तरीके से आपने जितने भी हैं, मिल्क टीथ, दूध के दांत, परमानेंट टीथ जो दूध के दांत टूटने के बाद बन गए, आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म करता है फैट, फूड वैक्यूल, ऐसे जो टर्म्स हैं ये सब आपने लिए हैं, रिवाइज कर लीजिएगा। एंड व्हाट हैव यू लर्न में आपकी समरी कंप्लीट होगी, और उसके बाद एक्सरसाइजेस। जस्ट गो थ्रू दिस वंस ऑन योर ओन and take your doubts and we'll solve them in next class. Till then, stay healthy, stay fit.